हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी और आई एम। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 56. From the following balance sheet and information of Sun Limited, prepare cash flow statement. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 6 लाख से बढ़ करके 7 लाख हो गया। यहाँ डेट देखिए 31 मार्च 2021, यहाँ 31 मार्च 2022. सो इट इज़ द ओपनिंग बैलेंसेस एंड दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस फॉर द ईयर। सो 1 लाख रुपीज़ का शेयर कैपिटल बढ़ गया है, जिसमें डिटेल है। नोट में हमें देखना पड़ेगा कि इसका डिटेल क्या है। रिजर्व एंड सरप्लस भी 2 लाख रुपीज़ से बढ़ करके 4,10,000 हो गया, इसका भी डिटेल हमें नोट 2 में देखना है। देन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें है 10% डिबेंचर्स, ये भी बढ़ गया है, 2 लाख से बढ़ करके 3 लाख हो गया। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल्स है 60,000 से बढ़ करके ₹1,40,000 हो गया। नाउ एसेट्स में देखें तो है नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 लाख से बढ़ करके 7 लाख हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में 10% इन्वेस्टमेंट्स है, 1 लाख से बढ़ करके 2 लाख हो गया। नाउ क्वेश्चन में जो ये परसेंटेज दिया रहता है, ये भी हिडन एडजस्टमेंट है और इसका भी आपको ख्याल रखना है। सॉल्यूशन में 2 बार कहीं में यूज़ होगा, दैट वी विल सी इन द सॉल्यूशन। करंट एसेट्स में है करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट्स 50,000 से बढ़ करके 90,000 हो गया। इसे हमें लास्ट में यूज़ करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ, क्योंकि दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्रीज 1 लाख से बढ़ करके 2 लाख हो गया एंड ट्रेड रिसीवेबल्स 1,90,000 से बढ़ करके 2,80,000 हो गया। इसमें भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। सो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं। अब देखें तो ये नॉन करंट एसेट्स जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, ये दोनों लास्ट में यूज़ होगा। और इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरीके से शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादातर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में है, कई बार कुछ आइटम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के भी होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल के बारे में, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से बढ़ करके 5 लाख हो गया और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख से कम होकर के 2 लाख का हो गया, मतलब रिडीम किया गया है। और ये 10% जो है ये भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हमें सॉल्यूशन में लेना रहता है। फाइन। देन रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, जो पहले कुछ नहीं था, अब 10,000 हो गया, मतलब जो करंट ईयर इक्विटी शेयर इश्यू हुआ है इसी का सिक्योरिटी प्रीमियम है ये। और ये दोनों तो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है एज अ कैश इनफ्लो। और सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया है, 2 लाख से 4 लाख हो गया है। इसी से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स है, 2 लाख से बढ़ करके 3 लाख हो गया। और प्रोविज़न दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 से बढ़ करके 20,000 रुपीज़ हो गया है। सो डेटर्स जो है ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, लेकिन ये नॉन कैश आइटम्स के जैसे यूज़ किया जाएगा। नाउ आगे क्वेश्चन में और भी डिटेल है। प्रोपोज्ड डिविडेंड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का दोनों दिया हुआ है। सो यहाँ तो इक्विटी शेयर पे कोई भी प्रोपोज्ड डिविडेंड नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हमें देना है और ओपनिंग अमाउंट पर देना है।
एक मशीन है जिसकी कीमत 90,000 थी, उसे हमने 50,000 में बेच दिया, तो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹40,000। यह हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेना है। और सोल्ड फॉर ₹50,000 हमें फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेना है। और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें परचेज ऑफ मशीनरी भी कैलकुलेट करना है, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन का भी इस्तेमाल करना है, बट डेप्रिसिएशन एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होगा। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द फर्स्ट डे। सो जो डिबेंचर्स पर हमें इंटरेस्ट देना है वो क्लोजिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फाइन। देन इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सो जो कुछ भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रहा है उसका इंटरेस्ट हम रिसीव नहीं करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फाइन। देन प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन द इन द मिडिल ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2021। तो जो इसका डिविडेंड रहेगा ये इसे भी हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही देना है, क्योंकि साल भर के दौरान जो भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं उसका डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर ही दिया जाएगा। सो इस साल जो कुछ भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पर दिया जाएगा ये पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर्स बैलेंस पर दिया जाएगा। Then fresh equity shares were issued at a premium of 5% on the last day of the accounting year. So डिविडेंड जो रहेगा इंटरिम डिविडेंड उसे भी हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही देना है। और ये 5% प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिया हुआ है एंड दैट इज कैश इनफ्लो, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन इन डिटेल। सो सॉल्यूशन 56 वी विल सी इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। सबसे पहले सरप्लस, दैट इज द डिफरेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सरप्लस इज हाउ मच, जो कि नोट 2 में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। सो 2 लाख रुपीज 2 लाख से बढ़ करके 4 लाख हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स आर इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही हमेशा देना होता है। और ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, और रिकमेंडेड रेट है हाउ मच परसेंटेज, 15%। सो ये हो गया 45,000 रुपीज़। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड भी है, इसे भी हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही देना है, वो भी 3 लाख रुपीज़ का है, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स है इसलिए 30,000 रुपीज़। बस यही 2 आइटम है, और ये हो गया 75,000 रुपीज़, 2,75,000। दिस इज नोन एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे हम ऐड बैक करेंगे। और नॉन कैश आइटम डजेंट लीड टू कैश आउटफ्लो, तो उसे भी हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 में दिया हुआ है 60,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है। देयर इज लॉस ऑल्सो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए 90,000 रुपीज़ के मशीन को हमने 50,000 रुपीज़ में बेच दिया, तो लॉस हो गया 40,000 रुपीज़ का। सो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग ऑल्सो। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, परंतु इसका नेचर नॉन कैश है। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, ये है अमाउंट है इसका 30,000 रुपीज़।
और भी एक आइटम है एंड दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स दोनों का डिफरेंस लिखेंगे हम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नोट 3 में दिया हुआ है, देखिए 10,000 से बढ़ करके 20,000 हो गया, सो इट इज नॉन कैश आइटम। फाइन, सो इसे भी हम वापस नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। 1,40,000। अब हम इसमें लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और ये 10% इन्वेस्टमेंट है, सो ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलेगा हमें। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ का है और ये 10% इन्वेस्टमेंट है, सो इसका 10% 10,000 रुपीज़ है। नाउ इन तीनों को हम ऐड करेंगे और अमाउंट आएगा ₹4,05,000। इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट में हमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स या इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को ऐड करना है बिकॉज इट इज कैश इनफ्लो। और है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है 80,000 रुपीज से, बस एक ही आइटम है। और उसी तरीके से इंक्रीज इन करंट एसेट्स या डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को हमें लेस करना है बिकॉज दिस इज कैश आउटफ्लो। और इसमें जो आइटम है वो है डेटर्स। डेटर्स आर इंक्रीजिंग एंड दे आर इंक्रीजिंग बाय ₹1 लाख। और इन्वेंट्रीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय ₹1 लाख। सो इंक्रीज इन एसेट का मतलब है कैश आउटफ्लो और ये 2 लाख रुपीज से, तो ये माइनस हो गया, इट इज कैश आउटफ्लो। नाउ अब जो भी अमाउंट आएगा ये अमाउंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड दिस इज ₹2,85,000। सो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी से कैश पता चल गया एंड इट इज अ पॉजिटिव फिगर। इट मीन्स इट इज अ कैश नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसमें हम मशीन अकाउंट यहीं पर बना लेते हैं, वर्किंग नोट। सो इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस गिवन? 6 लाख रुपीज। हाउ मच? यस, 6 लाख रुपीज। और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, मैं क्लोजिंग बैलेंस भी पहले लिख देता हूँ। बाय बैलेंस क्लोज डाउन 7 लाख रुपीज़ का। तो ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपीज़ का मशीन एक्वायर किया गया है, फाइन, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स भी हैं। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 90,000 थी उसे हमने 50,000 रुपीज़ में बेच दिया। सो 50,000 रुपीज़ का बैंक है, कैश जनरेट हुआ है और ये लॉस में हो गया क्योंकि 90,000 के सामान को 50,000 में बेचा गया, सो 40,000 रुपीज़ का लॉस है। और साल भर का डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एंड दिस इज 60,000 रुपीज़। नाउ अब हमें पता चलेगा कि कितने का हमने मशीन परचेस किया है डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर है। नाउ क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल है ₹8,50,000, यहाँ भी 8,50,000। इसका मतलब है 2,50,000 का नई मशीन खरीदी गई है। सो दिस बैंक एंड दिस बैंक बोथ, दिस इज कैश इनफ्लो बट दिस परचेज इज कैश आउटफ्लो। इन दोनों को ही हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करना है। सो लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन that is cash outflow ₹2,50,000. Then sale of machine या proceeds,
से दिस इज कैश इनफ्लो, इसलिए 50,000 पॉजिटिव अमाउंट। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म 10% इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपीज़ से बढ़ गया है, इसका मतलब है कि हमने खरीदा है एंड दिस इज कैश आउटफ्लो। और इसी पर हमें इंटरेस्ट भी मिला है, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस जो था ये दूसरी बार यहाँ यूज़ हो रहा है, पहली बार ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ हो चुका है एंड दिस इज कैश इनफ्लो दैट इज 10,000 रुपीज़। बस इतना ही है, ये चारों आइटम को हम ऐड करेंगे, आएगा कैश आउटफ्लो ऑफ ₹2,90,000। सो दिस इज नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। दिस इज कैश इनफ्लो, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, तो 3 लाख से बढ़ करके 5 लाख हो गया है और ये प्रीमियम में इश्यू हुआ है, सो सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 10,000 रुपीज से, सो दिस इज ऑल्सो कैश इनफ्लो। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, redemption of 10% preference shares। 1 लाख रुपीज से प्रेफरेंस शेयर्स कम हो गया, मतलब हमने रिडीम कर दिया है। देन इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, हाउ मच? 45,000। ये भी दूसरे बार यूज हो रहा है, इट इज ऑल्सो कैश आउटफ्लो। पहली बार ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किया गया था। सो एडजस्टमेंट्स में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, और जो बैलेंस शीट दी हुई होती है उनमें दिए हुए इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक ही बार कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ किया जाता है। देन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। And this is 30,000 rupees cash outflow. Then है debentures issued, %10 debentures are issued for ₹1 lakh. So this is cash inflow. And interest paid on 10% debentures, यह है 30,000 रुपीज़ का। सो दिस इज कैश आउटफ्लो। नाउ इन सारे आइटम्स को ऐड करेंगे तो आएगा अमाउंट 1,05,000 पॉजिटिव। इट मीन्स नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे, सो इट इज़ कॉल्ड एज नेट कैश फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ activity A plus activity B plus activity C, that is operating activities, investing activities and financing activities। तीनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है पॉजिटिव अमाउंट 1 लाख, और ये अमाउंट है 2,85,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देन माइनस 2,90,000 दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड देन 1,05,000 दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें है करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रुपीज हाउ मच 50,000 एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ रुपीज 20,000, मतलब 70,000 हम ऐड करेंगे। फाइन, सो 1 लाख प्लस 70,000 आ जाएगा रुपीज 1,70,000, which is a sum total of closing current investment of rupees 90,000 and closing cash and cash equivalent of rupees 80,000। ये दोनों को ऐड करने से भी 1,70,000 आ गया।
सो दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने ये बताया कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000 से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो इंक्रीज हुआ है 1 लाख रुपीज़, ये किस तरीके से जनरेट हुआ है। और इसके लिए हमने तीनों एक्टिविटीज़ का यूज़ किया है, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी पूरा देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। In case you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.